सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी मास्टर क्लास, जहां पे हम आज बात करेंगे कि आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, कितना टाइम बायोलॉजी को देना है जिससे हम इंश्योर कर पाएं कि हमारे 360 में 360 मार्क्स आ जाएं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी मास्टर क्लास में एनरोल्ड नहीं है। बेटा, हमारा वेबसाइट है दैट इज Cyton.in। आप यहाँ पे जा सकते हैं। हमारा साइटोन ऐप है। आप यहाँ पे नीट यूजी सेगमेंट में जाएंगे तो आपको बायोलॉजी मास्टर क्लास दिख जाएगी। आप बायोलॉजी मास्टर क्लास पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्टिंग टुडे इज द लास्ट डे दैट यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 499 रुपीज ओनली। आपको कूपन कोड यहाँ अप्लाई करना है नीट, एंड कल से इसकी प्राइस 999 हो जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे कूपन कोड नीट डालेंगे NEET एंड इसको अप्लाई करेंगे तो इसकी प्राइस आपकी 499 हो जाएगी एंड आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कल से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही है बायोलॉजी मास्टर क्लास में। चलिए अब समझते हैं कि कैसे पढ़ना है हमें एनसीईआरटी और क्या-क्या रिसोर्सेस हमें यूज करने हैं ताकि हम नीट बायोलॉजी में 360 में 360 मार्क्स ला पाएं। देखो, नीट बायोलॉजी में 360 में 360 मार्क्स लाना तो बहुत इजी है, बट कितना टाइम आप दे रहे हो वो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ 200 घंटे में कराऊंगा। आई डाउट कोई भी इंसान होगा जो इसको 200 घंटे में करा के दे सकता है आपको, बट मैं ये करके दिखाऊंगा। ऑल्सो एक प्राइज अनाउंसमेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो बायोलॉजी मास्टर क्लास में एनरोल्ड हैं कि अगर आप मेरे ऑनलाइन बैच से पढ़ के या ऑफलाइन कोच क्लासरूम में आके अगर आपके बायोलॉजी में 360 में 360 मार्क्स आते हैं तो देयर इज अ रुपीज 10,000 का कैश प्राइज फॉर एवरीवन who is scoring 360 upon 360 in need value. So this is a golden opportunity for all of you. चलिए अब समझते हैं पहले कि हमें क्या-क्या रिसोर्सेस चाहिए होंगे नीट बायोलॉजी को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर एनसीईआरटी। ये हमको पता है एनसीईआरटी। अभी आपको एनसीईआरटी कैसे बनानी है अपनी ना, वो भी मैं सिखाऊंगा एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट। तो एंड तक बने रहना इस वीडियो के, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्लास 11 की एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी। दूसरा, मुझे लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे सर बहुत लोग तो लास्ट 40 इयर्स पीवाईक्यू बोलते हैं, आप लास्ट 10 इयर्स की ही पीवाईक्यू बोल रहे हो। देखो, लास्ट 10 इयर्स के सारे पीवाईक्यू चाहिए, प्लस अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले कभी आया है तो हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी दूसरे एग्जाम के, जैसे एम्स में कोई क्वेश्चन आया हुआ और वो रेलेवेंट है आज भी, उन क्वेश्चन को भी इसमें हम ऐड करते हैं। उन क्वेश्चन को भी इसमें हम करते हैं, उन क्वेश्चन को भी इसमें हम ऐड करते हैं। तो ये भी दूसरी बात होगी। तीसरी बात सर हो गई कि चलो पीवाईक्यू तो उतना इंपॉर्टेंट है ही, मुझे एक क्वेश्चन बैंक चाहिए दैट इज रेलेवेंट आज के युग में, है ना। जैसे जितने भी मैं स्टडी मटेरियल देखता हूँ अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी, स्पेशली फॉर बायोलॉजी, बहुत बियॉन्ड एनसीईआरटी चले जाते हैं विच इज एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ा 10-15 दिन इंतजार कर सकते हो तो मेरी बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक का नया वर्जन 10-15 दिन में आ जाएगा। नहीं तो अभी के लिए जो बेस्ट अवेलेबल बुक इज एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, आप उसको ले लीजिए, ठीक ठाक किताब है, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन बैंक ऐसा हो जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, ठीक है, जिससे आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस हो जाए कि हर एनसीईआरटी लाइन आपको आती है या नहीं आती। उसके बाद आपका एग्जाम ड्रिल हो जहां पे आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाए ताकि आप अपने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर पाए। फिर आपका यहाँ पे एग्जाम ड्रिल के बाद जो आपका होता है वो आपका तुम्हारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपका मान लो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, डायग्राम है ना। तो इस तरह के सेट्स ऑफ क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, है ना, डायग्राम और क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, कि कुछ तगड़े वाले हॉट लेवल के क्वेश्चन हो ना, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रैक्टिस।
तो मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए। और फिर लास्ट में जब मैं टेस्ट सीरीज करूंगा तो मुझे कोई एक टेस्ट सीरीज चाहिए जहां पे मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, है ना। वैसे बायो की टेस्ट सीरीज मैं इसी बैच में आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। प्लस जो ये क्वेश्चन है इनके पीडीएफ आपको, मेरे अभी लेक्चर्स के सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बट अगर फिजिकल बुक चाहिए होगा तो मैं उसको अमेज़न पे पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। दिस इज एंड दिस ओनली रिसोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर योर नीट बाय, ठीक है। अब समझते हैं स्टेप नंबर 1, सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं एनसीईआरटी को किसी एआई टूल पे डाल देता हूं, ठीक है। अब देखो मेरी एनसीईआरटी कितनी अच्छी है तुम्हारी एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने पूरी एनसीईआरटी को किसी भी अच्छे एलएलएम मॉडल पे डाल दिया और एक प्रॉम्प्ट डाला। प्रॉम्प्ट ये डाला कि भाई आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज को और कोई भी लाइन को छेड़ो मत, एज इट इज वही लाइन और लैंग्वेज को रखो और एनसीईआरटी को मेरी थोड़ी पॉइंट वाइज अच्छे से करके दे दो। डायग्राम्स मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया, अलग से ऐड किया, ठीक है। पॉइंट वाइज अच्छे से करके दे दो और कोई भी लाइन एनसीईआरटी की छोड़ना मत। और साथ ही साथ मैं इसको पीवाईक्यू भी दे देता हूँ सारे लास्ट 10 इयर्स के, कि भैया तुम ना ये सारे पीवाईक्यूज भी टैग कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने चैप्टर्स के नोट्स बनाते हैं। अगर तुमको ये नोट्स चाहिए और आप हमारे कोर्स में एनरोल नहीं भी हैं तो आप कुछ नहीं करो, टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/anandmani001, उसको ज्वाइन कर लो और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो पीडीएफ। मैं अभी जितने चैप्टर्स मैंने बना लिए इसका पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। बट पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, तुम्हें समझने आना चाहिए कि कैसे पढ़ना है तुमको बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना कि अगर तुम एनसीईआरटी का पीडीएफ डायरेक्टली डालोगे तो क्लॉड क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्स चेंज कर देगा, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो तुम अपने से ये स्टंटबाजी मत कर, मैं आपको ये बना के हर चैप्टर का दे दूंगा बहुत अच्छे वाले नोट्स, ठीक है। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, अब क्या करते हैं, अब स्टार्ट्स कि हमारा लेक्चर कैसा होता है। तो हमारे पास दो तरह के चैप्टर्स हैं। एक मेरा है दैट इज योर रट्टाफिकेशन चैप्टर्स, है ना, जिसको मुझे याद करना है। तो हम जो रट्टाफिकेशन चैप्टर्स होता है ना, यस, जो सेमी रट्टाफिकेशन चैप्टर्स होता है वहां टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी खोलते हैं और एनसीईआरटी के साइड में ही जो हमारे की पॉइंट्स है उसको लिखते रहते हैं। और जहां पे इलैबोरेशन की जरूरत है या जहां पे एक्स्ट्रा की जरूरत है हम एक्स्ट्रा भी लिखते जाते हैं। और जो पॉइंट अनइम्पॉर्टेंट है, वैसे तो एनसीईआरटी में कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है बट बहुत वेग लाइंस है, तो उन पॉइंट्स को हम कट करते जाते हैं। पीवाईक्यू मेरे टैग्ड है ही। और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके साइड और नीचे जगह होता है, तो उस पेज का क्वेश्चन जो हमसे नहीं बना, है ना, या उस पेज का जो एडिशनल पॉइंट है जो हमसे नहीं बना, उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। मैं भी तुम्हें एग्जांपल के साथ दिखाता हूं कि कैसे हम ऐड करते हैं उन चीजों को, है ना। दिस इज फॉर रट्टाफिकेशन चैप्टर। हम जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर से, लेट्स से कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन या कुछ भी है, तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में हम अपने कंप्लीट नोट्स बनाते हैं। जैसे यहां पे हम की पॉइंट्स ही लिखते हैं, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स में हम कंप्लीट नोट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी रिव्यू तो करते ही करते हैं साथ के साथ, और एनसीईआरटी के ट्रैप्स ढूंढते हैं विथ ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव। और इससे फिर कुछ भी एनसीईआरटी का आपके बाहर नहीं रहता है, उतना पूरा का पूरा आपको मिल जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो चलो देखो एक चैप्टर का मैं एक पार्ट आपको पढ़ के समझाता हूं तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैंने एनसीईआरटी खोला, तो आपको पता है एनसीईआरटी का फ्रंट पेज, जैसे ये तो साइंटिस्ट का पेज है, साइंटिस्ट के पेज से भी याद है फिजियोकेमिकल वो वाला आया था क्वेश्चन, है ना। तो एनसीईआरटी के फ्रंट पेज में अगर कुछ चैप्टर का रेलेवेंट है तो उसको रखना है। जैसे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट यूनिट का रखोगे तो उसका फ्रंट पेज रेलेवेंट नहीं है, उसका एक एक लाइन हमने पढ़ा, उसमें कहीं से सवाल नहीं बन सकता, तो उसको हमने हटा दिया, ठीक है। फिर ये साइंटिस्ट वाला पेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस पे देखोगे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या मुझे ये पूरा साइंटिस्ट का पेज पढ़ना था? तो नहीं, मैंने पढ़ा भैया देखो कि हमारे भाई साहब हैं जिनका नाम है पंचानन माहेश्वरी, हमको पता है कि पीवाईक्यू में आता है ही इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। मैंने उसको अलग से लिख लिया जहां से एक्चुअल सवाल आता है। कब पैदा हुए? 1904 में पैदा हुए। क्या ये रेलेवेंट है? किसी भी
सवाल में तुम देखो कौन सा साइंटिस्ट कब पैदा हुआ है, कभी सवाल आया तो नहीं आएगा इस पे सवाल, ठीक है। तो ये मैंने ओमिट कर दिया, ठीक है। ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हिज हायर एजुकेशन टू ऑब्टेन डीएससी, क्या इस पे सवाल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अब इस पे सवाल आ सकता है इनका काम किन से इंस्पायर्ड था, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ना, डॉक्टर डब्ल्यू डुडगे से इनका काम इंस्पायर्ड था, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। फिर उसके लिए इन्होंने कुछ कुछ ज्ञानवर्धक चीजें लिखी है, हमने वो सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। तो भैया क्या किया था, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम लैंग्वेज पे सवाल आता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। हमने इसको भी हाईलाइट कर दिया या इसको अलग अलग से पॉइंट बना के लिख लिया, ठीक है। फिर भैया ही वॉज ऑनर्ड विथ द फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आ सकता है। और ही वाज द कंट्रीब्यूटर ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। बाकी क्या किसी पे सवाल आ सकता है? बाकी तो इनका इतिहास है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम इतिहास तो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से सवाल नहीं आता। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इस पेज में मुझे क्या पढ़ना है और मुझे इसको पढ़ने में 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो दैट इज हाउ वी डू दिस चैप्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर क्या है? इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पहला पेज, है ना। अब यहाँ पे देखो तुम क्या 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 इस पे कभी सवाल आ सकता है, आर वी नॉट लकी कि दैट फ्लावर प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? हमको पता है कि एंजियोस्पर्म्स, है ना, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। फिर देखो द माइरेट्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग, क्या भैया? तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण है। फ्लावर इज अ टूल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। फ्लावर डज नॉट एक्सिट फॉर आवर ओन सेल्फिश, कोई लॉजिक है? अब यहां से आ गया ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलो एक स्टेटमेंट मेरा जो काम का है, जिस पर स्टेटमेंट पे सवाल आ सकता है, ठीक है। अब फिर देखेंगे हम कि लुक इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या मुझे जानना है, ये भी मुझे नहीं जानना, तो ये भी पॉइंट कर। तो इस तरह से हम एनसीईआरटी को पतला करते जाएंगे, और जब फाइनल नोट बनेगा वो मैं दिखाऊंगा कैसे बनेगा फाइनल नोट, वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैंने ये पढ़ा कि भैया ह्यूमन बींग्स हैव अ इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर टाइम एंड मनी, फ्लावर्स हमारे किस काम आते हैं, ये भी हमने नहीं लिख पढ़ना। क्या मुझे सोचना है कि 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के नाम? बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। सोशल और कल्चरल फ्लावर्स के नाम सोचना है? बिल्कुल नहीं सोचना, है ना। तो जो जो पार्ट से कभी सवाल नहीं आ सकता, हम उस पार्ट को कट करते रहेंगे ताकि हमारी एनसीईआरटी थोड़ी और क्लीन हो जाए, है ना। तो अब जैसे बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेम बात 3 बार अभी तक बता दिया गया है। इस तरह से हम क्लियर करते जाएंगे। कैन यू नेम 2 parts of in which a flower the most important point is sexual reproduction develop, पता है पॉइंट रोशन मैकेनिज्म है, हम आगे पढ़ेंगे, ये भी पॉइंट हम काट देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लीन करते जाएंगे आपके एनसीईआरटी। अब मैं दिखाता हूं, कोई अगर मान लो इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, चलो तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो वो कैसे हम पढ़ते हैं। तुम देखोगे सारी एनसीईआरटी मैंने आपकी पीवाईक्यू टैग कर दी, जहां से सवाल आता है ना, तो ये सारे जहां से सवाल आता है वो मैंने पूरी पीवाईक्यू टैग की हुई है, ठीक है। तो अब देखोगे तुम्हें एक चीज दिखेगा कि जो हमारा सवाल आता है वो पॉलिनेशन से बहुत ज्यादा आता है, आप देखोगे अभी, है ना। तो हम एक बार पॉलिनेशन पूरा कैसे पढ़ना है वो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, क्योंकि पॉलिनेशन में तुमको ट्रैप्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो देखो क्या बोला कि इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न अबाउट मेल एंड फीमेल गैमेट, चलो ठीक है, क्या मुझे ये पढ़ना है? नहीं, हटा देते हैं। पहला पॉइंट क्या, बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट आर नॉन मोटाइल, ये पता है मुझे कि हमारे जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम उनको पास लाना है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो हमको एजेंट चाहिए होगा, जिसको हम जिस मैकेनिज्म को हम पॉलिनेशन, बिल्कुल सही। पॉलिनेशन मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, एंड इट इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट ने बहुत मैकेनिज्म डेवलप किया फॉर पॉलिनेशन, एंड एक्सटर्नल एजेंट्स भी हम यूज करते हैं फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट की लिस्ट पे भी हम बात करेंगे, तो क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या पॉलिनेशन का टाइप है, तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ
source of a pollen, pollination can be of three types. So it is divided into autogamy, geitonogamy and xenogamy depending on the source of pollen. pollen कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है उसके बेसिस पे, है ना। तो ये एक ट्रैप हो सकता है, इस पे लैंग्वेज चेंज करके एनसीईआरटी सवाल पूछ सकती है। तो ऑटोगैमी क्या है भैया? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि सेम फ्लावर ही है, तो सेम फ्लावर है तो सेम प्लांट भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो इजी है, सबको पता है। ऑटो मतलब सेम, गैमी मतलब फ्यूजन। ठीक है। आप तो in a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rare। क्यों? क्योंकि नेचर हमेशा वेरिएशन को प्रमोट करता है, ये हमको पता है। तो कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर इन ऑटोगैमस प्लांट्स, है ना, ऑटोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, है ना। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट की एनसीईआरटी लाइन हो जाएगा, है ना। इसको मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में, मैं जब तो आप नोट देखोगे ना, देखो मैंने साइड में नोट्स का ऑप्शन रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप की पॉइंटर्स ऐड करते जाएंगे अपनी एनसीईआरटी के। ठीक है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब कि जो मेरा पॉलन है वो जब रिलीज हो रहा है तो वो सिंक्रोनस होना चाहिए, और उसका जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होना चाहिए। मतलब दोनों एक टाइम पे जवान होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है। एंड इट शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, एंथर एंड सिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो। तो ये सब कंडीशन है। तो हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि कंडीशन फॉर ऑटोगैमी क्या हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है भैया? कि सिंक्रनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। दूसरा कंडीशन क्या है? ये आपस में आसपास होने चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है? कि भैया कोई पॉलिनेटिंग एजेंट का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इस कंडीशंस पे अगर प्लांट रह रहा है तो ऑटोगैमी शो करेगा। क्लियर है? ठीक। अब फिर अब देखो यहाँ पे जो ट्रैप आता है, ट्रैप कैसा है सर? कि वायला, दैट इज कॉमन पैंसी, नाम याद इंपॉर्टेंट है, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये तीनों दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। कैसे फ्लावर? एक है कैस्मोगैमस फ्लावर, जो ओपन फ्लावर होते हैं। तो कैस्मोगैमस फ्लावर क्या शो करता है? कैस्मोगैमस फ्लावर तुम्हारा ऑटोगैमी भी शो कर सकता है, जिटनोगैमी भी शो कर सकता है एंड जीनोगैमी भी शो करता है। क्यों? क्योंकि ये ओपन फ्लावर्स होते हैं, खुले होते हैं, है ना। तो इसमें कहीं और का भी पॉलन आ सकता है। ठीक है। तो इसके पास एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं। वही क्लिस्ट्रोगैमस ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कभी नहीं खुलते हैं। तो ये हमेशा क्या शो करेगा? ये हमेशा ऑटोगैमी शो करेगा। जो फ्लावर्स खुल ही नहीं रहे हैं, वहां बाहर से तो एंथर आ नहीं सकता है, पॉलन आ नहीं सकता, तो ये सिर्फ ऑटोगैमी शो करेगा। मतलब ये हमेशा एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करेगा। तो देखो, तो द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब हमेशा ऑटोगैमस है, एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में आपको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं, जहां भी ऑटोगैमी हो रहा है वहां पे आपको पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है। कैस्मोगैमस फ्लावर में क्या है? स्टिग्मा और आपका जो एंथर है वो आपस में पास, है ना। तो इस तरह से हम एनसीईआरटी के ट्रैप्स मार्क करेंगे। ठीक है। अब सवाल आता है, डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजेस? तो अगर हमको एश्योर्ड सीड सेट चाहिए तो इट इज एडवांटेजियस, बट वही अगर हम इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे डिसएडवांटेजेस, क्योंकि उसमें वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिल रहा। इस तरह से हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक। फिर अगर मान लो जैसे जीटनोगैमी पे आ जाओगे, जीटनोगैमी क्या हुआ भैया? ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, है ना। तो मोनोशियस प्लांट में हमको जिटनोगैमी और जीनोगैमी दोनों देखने को मिलेगा, जैसे मेज है, तो ये वाला पॉइंट हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। मोनोशियस प्लांट में हमको जिटनोगैमी और जीनोगैमी दोनों देखने को मिलेगा, तो हमको ये वाले पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे एज एक्स्ट्राज, है ना। वो एक्स्ट्राज में हम ऐड करेंगे। ठीक है। तो देखो क्या लिखता है यहाँ पे, अब फिर एक एनसीईआरटी ट्रैप है। क्या? जिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो जिटनोगैमी में क्या पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है? बिल्कुल एजेंट इन्वॉल्व है, बट इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस pollen grains come from the
सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन आ रहा है, इसलिए ये सिमिलर टू ऑटोगैमी है जेनेटिकली, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, है ना? वेरिएशन उस तरह का तो नहीं आया। तो जिटनोगैमी इज लाइक ऑटोगैमी अगर जेनेटिक कॉन्टेक्स्ट में बात करो, बट अगर फंक्शनली बात करोगे तो इट इज लाइक क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है। तो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलेंगे? ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन हम बोलेंगे जीनोगैमी को, जहां पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, है ना? तो ये किस केस में हमको देखने को मिलेगा? डायसियस प्लांट में। तो डायसियस प्लांट सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी शो करेंगे। मोनोसियस प्लांट और जीनोगैमी और जिटनोगैमी शो करेंगे। कैस्मोगैमस फ्लावर ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी शो करेंगे। तो ये सब मुझे पता होना चाहिए कि कैसे-कैसे सवाल आ सकते हैं, है ना? हम आपके माइंड को इसी तरह से पर्सीव कराएँगे कि यहाँ-यहाँ से ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, है ना? और इसको हम सारे लिस्ट डाउन कर लेंगे ताकि कैसा भी सवाल आएगा, हमने वो सवाल अपने क्लास में पहले डिस्कस किया हुआ रहेगा, है ना? तो इस तरह से आप इसको करने वाले हैं। फिर देखो जैसे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भी आता है, तो अब एनसीईआरटी में कुछ करेक्शन भी है। जैसे पहले टैसल्स था, है ना? पुरानी एनसीईआरटी में टैसल्स को फीमेल पार्ट कहता था, और हम लोग भी ऐसे पढ़ाते थे कि जुल्फ हैं आपके, टैसल्स है, तो उसको फीमेल पार्ट कह दो, है ना? या ईयर्स है, तो लड़के सिर्फ सुनते रह जाते हैं लड़कियों की, तो उसको मैं आपको मेल पार्ट कह देता था। बट अब उल्टा है, एनसीईआरटी ने उसको करेक्ट कर लिया। एनसीईआरटी ने ईयर्स को आपका फीमेल पार्ट कहा है और टैसल्स को मेल पार्ट कहा। तो ये करेक्शंस भी नई एनसीईआरटी में आपको करके रखनी है। तो दैट इज़ व्हाई यू हैव टू फॉलो द न्यू एनसीईआरटी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? अब जैसे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, देखो कितना सवाल आया, तो देखोगे तो ये मेरे लिए एफएटी हो जाएगा, जहाँ पे भी 10 साल में लगातार हर साल अगर आपके सवाल आए हुए हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है ना? बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तुम देखो एनीमोफिली पे कितना सवाल आया, फिर तुम देखोगे हाइड्रोफिली पे कितना सवाल आया, और एक ही जगह से सवाल तुमको देखने को मिलेगा। देख रहे हो? है ना? फिर अब जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ एक लाइन दिखाता हूँ तुम्हें, क्या किया है? इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड, ठीक है? तो ये कैसा होता है? ये या तो विंड पॉलिनेटेड है या आपका एंटेमोफिली है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो नीचे, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते थे? एपीहाइड्रोफिली, ठीक है? अब इसने इसने एग्जाम्पल तो दे दिया, इसने एग्जाम्पल एक तुम्हारा वेलिस्नेरिया का दे दिया, बट दो प्लांट्स हमने बात किया यहाँ पे, हमने बात किया वेलिस्नेरिया का भी और हमने बात किया हाइड्रिला का भी। तो अगर हाइड्रिला के बारे में सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमें एक मिसकंसेप्शन है कि हाइड्रिला हाइपोहाइड्रोफिली शो करती है क्योंकि इट इज अ सबमर्ज प्लांट, लेकिन नहीं, हाइड्रिला भी एपीहाइड्रोफिली ही शो करता है। तो ये एक और ट्रैप हो जाता है जो आपको पता होना चाहिए। सवाल तो एनसीईआरटी का ही, बट एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है कि हाइड्रिला कहाँ पे है। तो इस तरह के सवाल हो जाते हैं, ठीक है? फिर जैसे हाइपोहाइड्रोफिली कैसे काम करता है, उस पे सवाल आ जाता है। तो यहाँ पे जहां-जहां एक्स्ट्रास होंगे, उन एक्स्ट्रास को कि भैया यहाँ से ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, उनको हमें देखना पड़ता है इन एनसीईआरटी, ठीक है? और एग्जांपल मैं दिखा दूं, जैसे ये डायग्राम्स है, तो देखो मेल फ्लावर कैसा है, फीमेल फ्लावर कैसा है, डायग्राम्स को हमको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है? अब तुमको एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे कुछ चीज जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन होता, बट एनसीईआरटी का डायग्राम्स में मेंशन होता है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जैसे अब यहाँ पे कहीं पे वैक्यूल नहीं मेंशन, तो वैक्यूलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वैक्यूल का पोजीशन कहाँ है, उस पे सवाल आ जाता है। फिर तुम्हें जैसे देखोगे जब तुम आगे बढ़ोगे, सस्पेंशन सेल मार्क किया हुआ है, बट सस्पेंसर सेल का फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, इस पे सवाल आ जाता है। इसको क्या लेबल करेंगे? जैसे मैंने ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोला, हार्ट शेप एम्ब्रियो बोला, मैच्योर एम्ब्रियो बना, मैंने लेबलिंग में बोला, इसको बताओ क्या होगा? तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर बनता है, ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप बनता है, हार्ट शेप के बाद मैच्योर बनता है। तो मैं इसको यहीं पे मार्क कर लूंगा कि दिस इज माई प्रो एम्ब्रियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? फिर और मैं दिखाता हूँ ऐसे, मतलब इतने सारे ट्रैप्स मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, तुम पागल हो जाओगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एपीब्लास्ट दिया हुआ है, एपीब्लास्ट क्या करता है कहीं नहीं लिखा हुआ है, हम एपीब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोकोटाइल मार्क्ड है लेकिन एपिकोटाइल मार्क नहीं है, हम एपिकोटाइल मार्क करेंगे। तो द कंप्लीटनेस ऑफ एनसीईआरटी विल बी अटेन्ड हियर, जो मैं करा के आपको दूंगा। तो सिर्फ इस पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, है ना? अब जैसे मान लो कि यहाँ दे दिया कि रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस
को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। तो इस पे बहुत तरह के घुमा के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एलिरोन लेयर की प्लॉइडी पूछ देते हैं कि एंडोस्पर्म का ये पार्ट है तो इसकी प्लॉइडी 3n हो जाती है। इस पे सवाल बन जाता है। कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा पूछ देता है। स्कूटलम यहाँ पे कहाँ है, उस पे पूछ देता है सवाल। सबकी प्लॉइडी पूछता है, ठीक है। फिर यहाँ देखो एकिनी क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग। देखते हैं तुम लोगों ने अब इतनी साल नीट की तैयारी की है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्नी क्या होता है। कितने लोगों को पता और कितने लोगों ने इस पे ध्यान दिया था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना। और उसके बाद जैसे तुम देखोगे एनसीईआरटी की समरी, हम समरी पे आते हैं, तो समरी पे भी तुमको एक चीज दिखेगा, एक टर्म दिखेगा, दैट इज आर्कीस्पोरियम। अब ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, आर्कीस्पोरियम किसको कहते हैं। अब बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी में कहीं लिखा ही नहीं था, ये समरी में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर पीवाईक्यू के बेसिस पे आप ये समझिए कि कहाँ-कहाँ से सवाल आ सकता है और इसके बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ना। पीवाईक्यू हमें एग्जाम का इतिहास बताता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और फिर आता है डिटेल्ड प्रैक्टिस का दौर, जहां पे प्रैक्टिस की मदद से आप अपनी स्पीड, आप अपनी एक्यूरेसी, आप अपना ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक और आप अपना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है या अप्रोच, उस पे काम करते हो। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ना इज ओनली 50% ऑफ द पार्ट, बाकी 50% आपके प्रैक्टिस पे आता है। तो हम इसी तरह से नीट 2027 बायोलॉजी की तैयारी करेंगे। और ये सारे चैप्टर्स, जैसे मैं प्लांट किंगडम वगैरह नहीं पढ़ाता था पहले, सारे चैप्टर्स मैं ही पढ़ाऊंगा और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। अब तुम बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या ये सफिशिएंट होगा 360 में 360 लाने के लिए या नहीं लाने के लिए। और क्या कोई इंसान तुमको इससे कम टाइम में इतना डिटेल में सिर्फ जरूरत की चीज पढ़ा सकता है या नहीं, ठीक है। तो अगेन, अगर तुमको ये पूरा कोर्स चाहिए, जो ऑलरेडी मास्टर क्लास में इनरोल्ड है, बहुत अच्छी बात है, कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आपको ये पूरा कोर्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट, अगेन मैंने बताया cyton.in पे जाइए, है ना। बायोलॉजी मास्टर क्लास फटाफट से आज ही परचेज कर लो, 499 का है। एंड दिस विल बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर दिस ईयर, क्योंकि नीट बायोलॉजी में तुम कितना भी बुरा परफॉर्म करो, कितना भी टफ पेपर आ जाएगा, आपके 340 प्लस मार्क्स तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप 360 मार्क्स ले आते हैं अपनी मेहनत से थोड़ा और करके, तो आपको 10,000 का प्राइज में मिल जाएगा। On that note, I'm ending this video. Please share this methodology with every student possible, and if possible अगर ये वीडियो पसंद आया आपको, तो एक हाइप का बटन है, उस हाइप को बटन को दबा के वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। लेट्स मीट टुमारो इन क्लास, सुबह 8 बजे 8 AM शार्प आपकी क्लास होगी। एंड हम जूम पे अपनी क्लासेस करते हैं ताकि आपको सब कुछ टू वे इंटरेक्शन पे मिले। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।